नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पेंस एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा टारगेट 45 डेज। ठीक है, 45 डेज लगातार आपकी क्लासेस चलने वाली, जिसमें जीके और साइंस के लिए हम फिजिक्स करा रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी के लिए भी हमने प्रॉमिस किया है, केमिस्ट्री के लिए भी प्रॉमिस किया है। ठीक, लेकिन ये क्लास नंबर 7 हम डेली 7 दिन से लगातार हम बायोलॉजी जीके में, जिसमें मिक्स जीके होता है, करंट अफेयर्स भी होता है, स्टैटिक जीके भी होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ होता है। तो ये वाली क्लास वो ये 4 PM पे मिलती है और साइंस फिजिक्स की क्लास आपको 8 PM पे मिलती है। ठीक है, अभी 2 क्लासेस चलनी है। तो टारगेट रेलवे ग्रुप डी है और एग्जाम डेट के बारे में एकदम आश्वस्त रहो। अब 2-4 दिनों में कुछ ना कुछ न्यूज निकल के आने वाला है। ठीक, चलिए शुरू करने से पहले जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना। आने वाले जो भी वीडियो है उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा SSC कॉम्बैट, ठीक, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है एवरी संडे थोड़ा सा टाइम निकाल के संडे को 1 घंटे का आप स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। फ्री में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, SSC कॉम्बैट लिख के आया होगा, उस पे जाना है, कोड गुरु टिप्स यूज करना है, एनरोल कर लेना। फ्री रजिस्ट्रेशन है और दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हो। और यहाँ पे आप 1 ईयर का SSC का स्कॉलरशिप भी देख सकते हो सब्सक्रिप्शन का। ठीक, और 40 क्वेश्चन होंगे 50 मिनट में, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में एनरोल करिए। इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पर आपको पेड क्लासेस आपको पता चलती है। इसके अलावा फ्री क्लासेस 20 क्लासेस डेली अवेलेबल कराई जा रही है इस टाइम, जिसमें मंडे मास्टर क्लास आप देख सकते हो। ये पूरा आपका शेड्यूल है। ठीक, तो आप ऐप को भी डाउनलोड करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ऐप पर भी मेरी क्लासेस चलती है। मैं करंट अफेयर्स अभी करा रहा हूँ, जिसको ऐप पे आप मेरी क्लासेस देखनी हो वो फॉलो कर सकता है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, गुरु टिप्स कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, मिक्स जीके का। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले थे? इसका आंसर क्या होगा? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले थे? इसका आंसर क्या होगा? मैं 5 सेकंड वेट करूंगा जब तक आप लोग आंसर दीजिए। ठीक, और चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ की बात करिए, है कहां पे? ठीक, तो ये बलूचिस्तान नाम आते ही आपको हो गया भैया पाकिस्तान में। ठीक, तो बलूचिस्तान के पाकिस्तान में स्थित है। और प्रमाणित तिथि की बात करें 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? इसका आंसर क्या होगा? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? इसका आंसर क्या होगा? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध यानी कि ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। ठीक, महात्मा बुद्ध की बात करें, इन्होंने जो प्रथम प्रवचन दिया था, अगले लास्ट क्लास में महात्मा बुद्ध से रिलेटेड मैंने सारी चीजें बताई थी आपको। महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिया था, इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अश्वघोष किसके समकालीन था? अश्वघोष किसके समकालीन था? इसका आंसर क्या होगा? अश्वघोष। तो अश्वघोष की बात करिए, कनिष्क के समकालीन था, ऑप्शन नंबर C, कनिष्क के समकालीन था। ठीक, अश्वघोष की बात करिए, था कौन भाई? अश्वघोष था कौन? तो अश्वघोष ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध धर्म के महाकवि थे। बौद्ध धर्म के महाकवि थे। और इनको एक दार्शनिक के रूप में भी लोग देखते हैं। दार्शनिक के रूप में भी लोग देखते हैं। इनकी रचना कौन सी थी? एक रचना बहुत फेमस है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो इन्होंने बुद्ध चरितम की रचना की थी। बुद्ध चरितम। और बुद्ध चरितम को किसकी संज्ञा दी जाती है? इसको हम बोलते हैं, ये बौद्धों का रामायण है। बौद्धों का रामायण है। ठीक है, तो याद रखना। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले तब तक। किस वंश के शासकों ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? किस वंश के शासकों ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर क्या होगा? किस वंश के शासकों ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर बताइए। तो किस वंश के? चंदेल। चंदेल के क्वेश्चन कई बार आया हुआ भाई। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो की बात करें, ये आपको MP यानी कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित एक शहर है, यहीं पर आपको खजुराहो देखने को मिलेगा। ठीक, जो अपने प्राचीन व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। खजुराहो मध्य प्रदेश में, और इसे बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अमीर खुसरो क्या थे? अमीर खुसरो की बात करें, एक कवि थे। क्या थे? कवि थे। इसके अलावा इतिहासकार भी थे।
इतिहासकार भी थे, इसके अलावा वो संगीतज्ञ, यानी कि तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। किसके दरबारी कवि थे? क्वेश्चन आया कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करें, इनको कहा जाता था तोता, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। जन्म कई बार पूछा गया यूपी के एग्जामों में, कहां पे हुआ था? तो कासगंज यूपी, कासगंज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो ये सारे फैक्ट अमीर खुसरो से रिलेटेड याद रखना कि अमीर खुसरो एक कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ भी थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक, तोता हिंद इनको कहा जाता था या हिंदुस्तान का तोता। जन्म इनका कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक की बात करिए, कौन थे भाई? एमजी रानाडे। ऑप्शन नंबर बी, एमजी रानाडे। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 7, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था बैक टू वेदास, बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना की श्रेय की बात करेंगे, ये किसको जाता है? ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जाता है। ठीक, इसी आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना की थी। बार बार पता नहीं क्यों पूछा जाता है इनके मूल नाम, इनका मूल नाम का मतलब प्रारंभिक नाम या कह सकते हो बचपन का नाम। तो ये बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक, मूल शंकर, तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक, क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद भी आया तो इनका बचपन का नाम याद रखिएगा, इनका भी पूछा जाता है नरेंद्र दत्त। ठीक, नरेंद्र दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था बी आर अम्बेडकर ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। ठीक, और ये बाबा अम्बेडकर की बात करें, ये हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर। 9 की बात करें, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल की बात करें, ये एक प्रकार का कानूनी सलाहकार होता है। किसका? भारत सरकार का। किसका कानूनी सलाहकार होता है? भारत सरकार का। ठीक, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता, तुषार मेहता। चलिए याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और वर्तमान में कौन है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बात करें 11, 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? 2022 में डिफेंस एक्सपो, देखो 2020 वाला बात करें ये हुआ था लखनऊ में। ठीक, 2022 वाला गांधीनगर गुजरात में होगा। ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर गुजरात। क्वेश्चन नंबर बात करें 12, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA कौन बने? भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बने? तो ये दीपक दास इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, दीपक दास। ठीक, CGA मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। भारत के 25वें बने हैं CGA, दीपक दास। और इन्होंने किसकी जगह ली याद रखिएगा, इससे पहले सोमा वर्मन थे, सोमा वर्मन की जगह ली दीपक दास ने। और ये भारत के नए नियंत्रक एवं लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक की बात करें, 2020 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता? 2020 में कौन सा पदक जीता? 2016 भी याद रखना, PV सिंधु ने सिल्वर पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन अगर जो बात करें 2020 में, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। 14 की बात करें, हाल ही में कुथिरन सुरंग चर्चा में रहा, यह सुरंग किस राज्य में स्थित है? हाल ही में कुथिरन सुरंग चर्चा में रहा, यह सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में 1.6 किलोमीटर लंबे कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया था, जिस कारण से यह चर्चा में रहा। ठीक, केरल में स्थित है। 15 की बात करें, किन दो देशों की नौसेना के बीच कॉर्बेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? किन दो देशों की नौसेना के बीच कॉर्बेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये जो युद्धाभ्यास था ये 36वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया? किसे? आशा भोसले, आशा भोसले, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या है भाई? गायिका है, आप सभी ने नाम सुना होगा, मैंने भी सुना है। ठीक, 2000 में बात करें, इन्हीं आशा भोसले को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्हीं आशा भोसला को मिल चुका है। ठीक, 2008 की बात करें, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण, और 2021 में इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण रिजर्वेशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य की बात करें, ये बना है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सभी सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% सीटें रिजर्व रखी जाएगी। कर्नाटका की बात करें, कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, सीएम है बसवराव बोम्मई, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विश्व रेंजर दिवस 2021 कब मनाया जाता है? विश्व रेंजर दिवस, देखो बहुत सारे जंगल्स हैं विश्व की बात करें जहां पे वन रक्षक काम करते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है बहुत सारी चीजों की वजह से। ठीक, तो उन्हीं के लिए, उन्हीं को सम्मान देने के लिए विश्व रेंजर्स दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। और विश्व रेंजर्स दिवस की बात करें हर वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 19 की बात करें, भारत को जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरी निर्यात किया गया। इस आम का संबंध किस राज्य से है? भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरी निर्यात किया गया, इस आम का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी फाजिल आम। ठीक, और इसे पहले, सबसे पहले ही बहरी निर्यात किया गया, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पे होता है ये। ठीक, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 20, किस भारतीय ने बजट एयरलाइन अकाशा एयर का लॉन्च करने की घोषणा की? किस भारतीय ने बजट एयरलाइन अकाशा एयर को लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये आप सब जानते होंगे, राकेश झुनझुनवाला, ऑप्शन नंबर डी राइट। अरबपति निवेशक है, इसी साल के अंत तक इन्होंने कहा कि अकाशा एयरलाइन लॉन्च करेंगे। 21 की बात करें, सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सेवराय पहाड़ियों की बात करें, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक, समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के कस्बे के पास अवस्थित है। ठीक, तमिलनाडु। 22 की बात करें, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वह कौन थी? प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वह कौन थी? प्रथम भारतीय नारी, तो ये थी भाई बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल। इन्होंने 1984 में 1984 में यह सफलता हासिल की। ठीक, विश्व की प्रथम कौन थी? जुंको तेबई किस देश की है? जापान की। 1975 में जुंको तेबई ने यह सफलता हासिल कर दी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की कौन सी थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? महिला में संतोष यादव। ठीक, 23 की बात करें, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो ये हो जाएगा कोसी। कोसी यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कोसी ध्यान रखिएगा भयंकर बाढ़ के लिए विख्यात है और बार मार्ग परिवर्तन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? कौन सा सबसे सूखा? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो इसमें से लेह इसका राइट आंसर होगा, लेह लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है और यह भारत का सबसे शुष्क स्थल भी जाना जाता है। 25 की बात करें, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध की बात करें, ये उत्तराखंड में पड़ता है और ये भागीरथी नदी, भागीरथी, ऑप्शन नंबर क्या है? भागीरथी नहीं ना है तो गंगा लगा सकते हो भाई, गंगा लगा दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है, अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी? ठीक है, तो प्रतिरोध कितना दिया? सबसे पहले इसको देख लो, प्रतिरोध कितना दिया? R बराबर 100 ओम दिया है। ठीक, विभवांतर कितना दिया है? विभवांतर की बात करें, V बराबर दिया है 220 वोल्ट। ठीक,
धारा I निकालना है। तो ओम का नियम आपको पता है, ओम का नियम पता है, V इज इक्वल टू आई आर। I निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। तो क्या हो जाएगा 220 बटे 100 काट दोगे और ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। यूनिट भी आपको याद रखना है। 27 की बात करें, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। भाई द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर भार कितना होगा आपका, W बराबर mg होता है। द्रव्यमान दिया है 10 किलोग्राम, G आपका यहाँ पे दिया 9.8, 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 किलोग्राम आपका भार पृथ्वी पर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा को निम्न के द्वारा दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को, एसी धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर सकते हो, तो ध्यान रखना ये हो जाएगा दिष्ट कारक के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर ध्यान रखिएगा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 30 की बात करें, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, तो सूर्य में ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो ये नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 31 की बात करें, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। भाई सूर्य को जब चंद्रमा ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ये सूर्य है, इसके ऊपर चंद्रमा आ गया, फिर किनारे किनारे वाला भाग दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं किरीट, किरीट या कोरोना। ठीक, किरीट या कोरोना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर, प्राय सूर्य ग्रहण ध्यान रखिएगा अमावस्या को होता है। 32 की बात करें, सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग किस लिए होता है। सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग की बात करें तो उष्मक की कुंडली में या हीटर में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, नाइक्रोम धातु का प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक भी उच्च होता, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर के सामान्य ताप की याद करें आप, केल्विन 310 केल्विन याद रखिएगा, 310 ऑप्शन नंबर बी। और अगर जो डिग्री सेल्सियस पे पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर जो फ़ारेनहाइट पे पूछे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर के दाब की बात करें वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 33 की बात करें, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों भाई, क्यों लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। सरल लोलक का फॉर्मूला याद रखिएगा, T बराबर 2π√L/G याद रखिएगा। ठीक, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई जो होती है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जिससे लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ता है, इससे घड़ियां सुस्त भी हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, ऑप्शन नंबर ए चैडविक। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, तो रेडियोधर्मी तत्व की बात करें अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 38 की बात करें, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 39 की बात करें, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। यार ठोस, द्रव, गैस आप पढ़ते हो ना, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो आज से याद रखिएगा कि चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक भाई, सीधी सी बात है, 3 ये पता है तो चौथा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 5वां भी पूछ लेता है कभी कभी, याद रखिएगा, बोस आइंस्टाइन कंडक्ट। बोस आइंस्टाइन कंडक्ट ये आपका 5वां कड़ पूछ ले तो, नहीं तो पूछने की संभावना नहीं है, पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 5वां अगर जो अवस्था पूछेगा तो बोस आइंस्टाइन कंडक्ट होता है। 40 की बात करें, अपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 40 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे। देखो यार, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे क्वेश्चन छाट के लेकर आ रहा हूँ, टाइम लगता है सारी चीजें करने में, सारी काम को करने में। अगर जो आप लोग लाइक नहीं करोगे, अच्छे कमेंट्स नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करो, तो यार कैसे काम चलेगा। ठीक, तो जितना जल्दी हो सके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।